मुझे अपनी तपस्या के समय भी महसूस नहीं हुआ था। आपकी कृपा पाकर तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। शिवा की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतनी साधना काफी है शिवा, लेकिन याद रखना मनुष्य शरीर नश्वर है। तुम्हें समय समय पर पंच तत्वों की साधना को दोहराना होगा ताकि तुम अपने पुराने शरीर को नष्ट करके नया शरीर पा सको। भगवान शेषनाग की बात सुनकर शिवा ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और देखते ही देखते भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों की गड़गड़ाहट में खो गई। अपनी साधना का पहला चरण खत्म होते ही शिवा ने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की किरणों की लालिमा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। शिवा अपनी साधना से बहुत थक चुका था और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था, इसलिए वो उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। जब शिवा बाथरूम से नहाकर निकला तो उसे अपने घर के नीचे काफी सारे लोगों का शोर शराबा सुनाई देने लगा। वो शोर शराबा सुनकर शिवा ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे और उसके हिसाब से इस वक्त इतना शोर कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसीलिए शिवा ने बालकनी से झांक कर सड़क की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया। तकरीबन 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी और बहुत से सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग उन गाड़ियों से निकलकर बस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बरगद की डालियों को देखने लगे। उनमें से एक ने बरगद के पेड़ों पर लगे उन दिव्य फलों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अरे यहाँ तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहाँ। उन लोगों को पेड़ की तरफ इशारा करते देख शिवा ने चौंकते हुए खुद से कहा, अजीब बात है, इसका मतलब इस पेड़ के दिव्य फलों के बारे में और भी कई लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। उस दिव्य नाग के खून से सने फलों का रहस्य तो केवल शिवा को पता था, तो फिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर क्यों पाना चाहते थे वो बॉडीगार्ड्स उन दिव्य फलों को? कौन था इन सब के पीछे और क्या मकसद था उसका? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इससे पहले कि अपने घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी लग्जरी गाड़ियों के काफिले और सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर शिवा कुछ समझ पाता। उनमें से एक आदमी ने कहा, अरे यहाँ तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहाँ। इतना कहकर उस बॉडीगार्ड ने पेड़ की सबसे ऊंची डाली की तरफ इशारा किया। उसकी बात सुनकर दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, इसका मतलब राव साहब ने ठीक कहा था। अफसोस उनका गणित सही नहीं बैठा, बेचारे बिना बात ही खून की उल्टियां करते हुए मारे गए। अच्छा अब देर मत करो, जल्दी से ऊपर चढ़ो और वो चमकीला फल तोड़ कर लाओ। इस बार तो हम उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा कर ही रहेंगे। वैसे भी इस बार इनाम की रकम भी बहुत मोटी है। उस बॉडीगार्ड के चिल्लाते ही 5-6 मुष्टंडे जैसे दिखने वाले बॉडीगार्ड उस दिव्य नाग के खून से सने उन दिव्य फलों को तोड़ने के मकसद से उस पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। ये देखकर शिवा ने सोचा, अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। और वहीं बालकनी से कूदने की वो तैयारी करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर आसपास के घरों की खिड़कियों पर पड़ी। कुछ घरों की लाइटें जल चुकी थी और लोग अपना सर बाहर निकाल कर झांक रहे थे। इसीलिए शिवा ने सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाना ही ठीक समझा। शिवा सीढ़ियों से होकर टहलता हुआ नीचे तक आ गया और उस पेड़ के पास पहुंचकर वहां का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि वहां लगभग 30 के आसपास बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं और सभी केरल की मशहूर मार्शल आर्ट फॉर्म कलरी पट्टू में भी माहिर लग रहे हैं। लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला सूट बूट और कलरी पट्टू की महारत देखकर ही लग रहा था कि वो किसी बहुत ही खास और जाने माने खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं बॉडीगार्ड्स के बीच एक
एक लाल रंग का चमड़े का कोट पहने लंबी और रौबीली औरत भी थी, जो इन सारे गार्ड्स को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा रही थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो इन सब की लीडर है। उसी लड़की ने सबसे पहले शिवा को बरगद के पेड़ के नजदीक आते हुए देखा, लेकिन शिवा का यूं बेपरवाह होकर वहां टहलना शायद उसे रास नहीं आया और उसने लगभग डांटते हुए शिवा से कहा, ओ हीरो, यहाँ क्या कोई तमाशा चल रहा है या कोई मदारी का खेल हो रहा है जो तो यहाँ टहलता फिर रहा है? चल भाग यहाँ से। उस लड़की के इस तरह बदतमीजी से बात करते ही शिवा की तेरियां चढ़ गई। उसकी नसों में उबाल आने लगा और उसका पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा। शिवा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो उस लड़की को घूर कर देखने लगा। अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए उस लड़की से विनम्रता के साथ पूछा, ये पुराना बरगद का पेड़ एक सार्वजनिक संपत्ति यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मैं भला यहाँ क्यों नहीं आ सकता? उस लड़की को शिवा से उल्टे जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए शिवा की बात सुनकर उस लड़की ने शिवा का मजाक उड़ाते हुए कहा, बहुत जबान चल रही है, लगता है शरीर के साथ साथ इसके दिमाग पर भी चर्बी चढ़ गई है। उस लड़की की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? लेकिन इस बार शिवा की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से भर गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, आगे आप फिर बताती हूँ क्या कहा। लड़की की बात सुनकर शिवा ने बेपरवाह आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा तुम बुला रही हो तो ये लो, मैं आ गया। इतना कहकर शिवा उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। शिवा का बेबाक और रौबीला अंदाज देखकर वो लड़की बुरी तरह से चिढ़ गई। उसने चिल्लाते हुए अपने गुंडों से कहा, देखो जरा इस लड़के को। उस लड़की की आवाज सुनते ही पास खड़े दो गार्ड्स शिवा को उठाकर फेंकने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी भीड़ में से किसी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, 1 मिनट रुको। शिवा ने पलटकर उस आवाज की दिशा में देखा तो भीड़ में से निकलकर एक बुजुर्ग उसके सामने आकर खड़े हो गए। झुर्रियों से भरे उस बुजुर्ग के चेहरे पर सौम्यता और शालीनता के भाव थे, लेकिन उसकी ठोड़ी पर बना पुराना गहरे घाव का निशान उनके अतीत की कहानी कह रहा था। जैसे ही उस बुजुर्ग ने शिवा को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने शिवा के पास आकर उसके चेहरे को गौर से देखा और खुशी से चहकते हुए कहा, छोटे मालिक शिवा, क्या आप ही हो ना? आप ठीक हो गए? शिवा को उस बुजुर्ग की आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। पहचानता भी कैसे? धरती लोक से गए भले ही उसे 2 साल हुए थे, लेकिन नागलोक में तो उसके लिए 2 साल 2000 साल की तरह बीते थे। तो शिवा ने चौंकते हुए कहा, माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। शिवा की बात सुनकर उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका मुरली काका, मुरली नाथन, याद है? आपके पिताजी के दवाखाने में काम करता था। उन्होंने तो बताया नहीं कि आप ठीक हो गए। शिवा को अपने सामने तंदुरुस्त देखकर मुरली काका के चेहरे पर खुशी की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये सोचकर शायद शिवा मुरली काका का जानकार है, शिवा की तरफ बढ़ते गार्ड्स वहीं रुक गए। मुरली काका का नाम सुनते ही शिवा उन्हें पहचान गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुरली काका, आप कैसे हैं? आप तो जैसे गायब ही हो गए थे। जब शिवा के दादाजी ने शिवा के पिता को अपने घर से निकाल दिया था तो उन्होंने अपना एक छोटा सा दवाखाना खोल दिया था। मुरली काका उनके उसी दवाखाने में काम करते थे। बहुत साल पहले एक बार जब कुछ गुंडों ने उनके दवाखाने पर हमला किया था तो मुरली काका ने अपनी जान पर खेलकर शिवा के पिता की जान बचाई थी। उनकी ठोड़ी पर वो पुराने घाव का निशान उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त ही मिला था। शिवा के पिता अक्सर उस घाव को देखकर शिवा से कहा करते थे कि ये घाव उनकी और मुरली काका की दोस्ती की निशानी था। शिवा और मुरली काका आपस में बातें ही कर रहे थे कि इतने में वो लाल चमड़े का कोट पहनी लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मुरली काका ने झुककर उसे सलाम करते हुए कहा, छोटे मालिक, ये सभी स्वामी खानदान के लोग हैं। मैं यहाँ इन्हें इस पेड़ के फल तोड़ने के लिए लेकर आया हूँ। इतना कहकर मुरली काका ने धीमे स्वर में शिवा के कान के पास आकर कहा, ये नंदिनी मेम साहब है, उस्ताद रंगा स्वामी की पोती।
समझने की कोशिश कीजिए छोटे मालिक, ये बड़े लोग हैं, हमें इन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बटूर में सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। उनके पास नाम, पैसा और ताकत तीनों की कोई कमी नहीं थी और फिलहाल नंदिनी उस खानदान का प्रतिनिधित्व कर रही थी। शिवा के मन में मुरली काका के लिए बहुत इज्जत थी, इसलिए उनकी बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुरली काका, आपको फलों की डाली ही चाहिए ना, तो इसके लिए आप में से किसी को भी उस पेड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले कि शिवा अपनी बात पूरी कर पाता, नंदिनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखो, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, मुरली, मैंने तुम्हें यहाँ उस दवाई की पहचान करने के लिए बुलाया था, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं। उसके बाद नंदिनी ने अपने गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और वो फलों की डाली तोड़ कर लाओ। बरगद का पेड़ पत्तियों से ढका हुआ था और वो फल जिन पर उस दिव्य नाग के खून की बूंदें गिरी थी वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर लगे थे। इसलिए नंदिनी की बात सुनते ही वहां मौजूद गार्ड्स फुर्ती से उस बरगद के पेड़ पर चढ़ने लगे। एक गार्ड उस डाली से कुछ ही दूरी पर था कि तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मिल गया। लेकिन जैसे ही वो गार्ड उस फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। गनीमत थी कि पेड़ से गिरते वक्त वो दूसरी डालियों से टकराता हुआ नीचे गिरा था, नहीं तो वो सीधा सर के बल गिरता और वहीं मारा जाता। इससे पहले कि बाकी के लोग उस गार्ड को संभाल पाते, दूसरा गार्ड भी चिल्लाते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके बाद धीरे धीरे पेड़ पर चढ़े सारे गार्ड्स एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। ये देखकर नंदिनी ने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो फल है कि कोई भला? नंदिनी की बात सुनकर जमीन पर पड़े गार्ड ने दर्द से कराहते हुए कहा, पता नहीं मैम, लेकिन जैसे ही मैंने उस फल के पास जाने की कोशिश की, मुझे बिजली का एक जोरदार झटका लगा और मैं लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। उन लोगों की हालत देखकर शिवा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कहो, लेकिन इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। इनमें से तो कुछ के हाथ पैर भी टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटना चाहते। यहाँ शिवा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वहाँ नंदिनी ने अपने गार्ड्स को भेजकर बिजली से चलने वाली आरी मंगवा ली थी। जैसे ही शिवा की नजर उस आरी पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए नाव में सर हिलाने लगा, जिसे देखकर पहले से परेशान नंदिनी के गुस्से का पारा और चढ़ गया। नंदिनी ने शिवा की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, बहुत हंसी आ रही है ना? लगता है पिटने का शौक है तुम्हें। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा ने झट से जवाब दिया, अब तुम इतनी बेवकूफ हो तो हंसी तो आएगी ना। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चिढ़ गई। उसने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, बच्चू, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। अगर इतनी अकड़ है तो आओ, तुम तोड़ के दिखाओ ये फल। नंदिनी की बात सुनकर शिवा प्यार से मुस्कुराया और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। शिवा की बात सुनकर नंदिनी चौंक गई। अब तक उसे इतना तो समझ आ गया था कि बरगद के पेड़ पर लगे वो फल कोई आम फल नहीं है, लेकिन शिवा को फल तोड़ने के लिए उकसाकर मौत के मुंह में धकेल देने का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। हालांकि शिवा के आत्मविश्वास को देखकर एक पल के लिए तो उसे लगा कि शायद शिवा वो फल तोड़ लाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने इस ख्याल को खारिज कर दिया और मुरली काका की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है मुरली, अब तुम भी इसे रोकने की कोशिश मत करना, बहुत अकड़ है ना इसमें। अभी पेड़ से गिर के अपनी हड्डियां तोड़वाएगा तो सारी अकड़ ठिकाने आ जाएगी। लेकिन तब तक शिवा बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच चुका था। उसने नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मोहतरमा, मैं गिरूंगा तो तब ना जब मैं इस पेड़ पर चढ़ूंगा। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर तुम इस पेड़ पर नहीं चढ़ोगे तो क्या इसके फल अपने आप चल के तुम्हारे पास आएंगे? नंदिनी का कटाक्ष सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ये फल खुद मेरे पास आएंगे। इतना कहकर शिवा ने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा जड़ दिया।
उसके हल्के हाथ का घूंसा भी उस सैकड़ों साल पुराने पेड़ के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। घूंसा पड़ते ही पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। तो क्या शिवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नंदिनी को गलत साबित कर देगा? कौन है स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद और ऐसी कौन सी बीमारी थी उनको जिसका इलाज सिर्फ उन दिव्य फलों से ही किया जा सकता था? स्वामी खानदान के वैद्य को उन दिव्य फलों के बारे में सब कुछ पता था, तो क्या वो शिवा के बारे में भी सब कुछ जानता था? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवा ने जैसे ही अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाकर उसमें फूंक मारी और हल्के हाथ से पेड़ के तने पर घूंसा जड़ा, पूरा पेड़ जड़ समेत हिल गया। हालांकि वहां मौजूद सभी गार्ड्स प्राचीन कलरीपट्टू कला के धुरंधर थे, लेकिन उनमें भी केवल एक हाथ की प्रहार से पूरे पेड़ को हिलाकर रख देने की ताकत नहीं थी। जब शिवा ने ऐसा किया तो वहां मौजूद सभी लोग दांतों तले उंगली दबाकर उसे देखने लगे। वैसे तो नंदिनी भी शिवा की काबिलियत देखकर चौंक गई थी, लेकिन उसने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, इसे थोड़ा बहुत कलरीपट्टू आता है तो क्या हुआ? हमारा स्वामी खानदान भी किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों की भीड़ पड़ी है। नंदिनी अभी खुद से ही बातें करने में मशगूल थी कि तभी अचानक बरगद के पेड़ से उसकी एक पत्ती उड़ती हुई शिवा की हथेली पर आकर ठहर गई, जिसे देखकर नंदिनी ने एक बार फिर शिवा का मजाक बनाते हुए कहा, मुझे तो लगा था तुम फल तोड़ने आए हो, लेकिन तुम तो करतब दिखाने लगे। ऐसा खेल तो हमारे यहाँ के नौकर भी कर लेते हैं। नंदिनी का इस तरह शिवा का मजाक बनाना मुरली काका को अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी शिवा को असफल होता देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शिवा उस पेड़ के फल तोड़ने की कोशिश में खुद को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए। लेकिन शिवा ने अब तक कोशिश भी तो नहीं की थी, तो असफलता कैसी? इसीलिए नंदिनी को हंसता देखकर उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ये लो। इतना कहकर शिवा ने अपनी हथेली पर गिरी पत्ती को अपनी पहली दो उंगलियों के बीच फंसाया और मन ही मन खुद पर हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है शिवा बाबू। नागलोक में इस तकनीक का इस्तेमाल करके मैं खुद से हजारों मील दूर खड़े दुश्मन के भी टुकड़े कर दिया करता था, और आज इस तकनीक से पेड़ के फल तोड़ रहा हूँ। यही सब सोचते हुए शिवा ने एक खास तकनीक से अपनी पहली दो उंगलियों में फंसी उस पत्ती को बरगद के पेड़ पर फेंक दिया, और हवा से भी तेज गति से उड़ती हुई वो पत्ती सीधा जाकर पेड़ की उस शाख पर लगी जहां वो दिव्य फल लगे थे। जैसे ही वो पत्ती पेड़ की उस शाख से टकराई, पेड़ की वो शाख फलों के गुच्छों के साथ कटकर सीधा शिवा के हाथ में आ गिरी। ये सब कुछ बिजली की गति से इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। लोगों को लगा कि पता नहीं कैसे, लेकिन पलक झपकते ही बरगद के फल खुद ब खुद शिवा के हाथों में आ गिरे। इसलिए शिवा के हाथ में बरगद के फल देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शिवा की चमत्कारी तकनीक और कलरीपट्टू का ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन देखकर नंदिनी की हालत खराब हो चुकी थी। जिसे वो आम और साधारण सा लड़का समझ रही थी, वो तो उस्तादों का उस्ताद निकला। इस वक्त नंदिनी शिवा को देखकर घबराई हुई भी थी और हैरान भी। उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, शिवा ने इतनी अच्छी कलरीपट्टू कहाँ से सीखी? मैंने तो आज तक ऐसी तकनीक के बारे में सिर्फ किस्सों और कहानियों में ही सुना था। मुझे तो पता ही नहीं था कि सच में ऐसी कोई तकनीक होती भी है। अपने ही ख्यालों में खोई नंदिनी शिवा से बात करने के लिए अपने शब्दकोश में शब्द ढूंढ रही थी, लेकिन उससे कुछ भी कहते नहीं बन रहा था। तभी अचानक मुरली काका ने आगे बढ़कर शिवा से कहा, छोटे मालिक क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? मुरली काका की बात सुनकर शिवा ने हाँ में सर हिलाया, तो मुरली काका ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटे मालिक स्वामी खानदान के बड़े उस्ताद की तबीयत बहुत खराब है। एक पुराने वैद्य ने उन्हें इस दिव्य फल के बारे में बताया था। इसे खाकर उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं स्वामी खानदान की तरफ से यहाँ
इसी फल की तलाश में आया था। अगर आप ये फल मुझे दे देंगे तो बदले में मैं आपको स्वामी खानदान से इनाम के 1 करोड़ रुपए दिलवा दूंगा। मुरली काका की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। उसके सामने अजीब दो राह था। एक तरफ 1 करोड़ रुपए का इनाम था जिससे वो अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था, तो दूसरी तरफ दिव्यनाग के खून से सने हुए शक्तिशाली फल थे जिन्हें वो यूं ही किसी के भी हाथ में नहीं सौंप सकता था। जब शिवा अपनी चमत्कारी तकनीक और बेहतरीन कलरी पट्टू कला का प्रदर्शन करते हुए केवल एक पत्ती से बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लगे फल को तोड़ लेता है, तो मुरली काका आगे बढ़कर शिवा को उस फल के बदले स्वामी खानदान से इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए दिलवाने की बात कहते हैं। तो मुरली काका की बात सुनकर शिवा सोच में पड़ जाता है। हालांकि 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ी धनराशि होती है, उससे शिवा अपने परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता था, लेकिन वो दिव्य फल तो अनमोल थे। वैसे भी उस पेड़ पर केवल 11 ही फल ऐसे थे जिन पर उस दिव्य पंचमुखी नाग का खून गिरा था और उन्हें शिवा यूं ही किसी को नहीं सौंप सकता था। यही सब सोचते हुए शिवा ने नाव में सर हिलाते हुए मुरली काका की ओर देखा, लेकिन जैसे ही शिवा की नजर उनकी ठोड़ी पर बने उस पुराने घाव के निशान पर पड़ी जो उन्हें शिवा के पिता की जान बचाते वक्त मिला था, तो शिवा को अपने पिता के कहे शब्द याद आ गए। मुरली की ठोड़ी का ये निशान किसी चोट का नहीं बल्कि हमारी दोस्ती की गहराई का प्रतीक है। अपने पिता के शब्दों को याद करते ही शिवा का दिल पसीज जाता है और वो मुरली काका को दिव्य फल देने के लिए राजी हो गया। लेकिन शिवा उस दिव्य फल के फायदे और नुकसान दोनों जानता था, इसलिए उसने मुरली काका को समझाते हुए कहा, काका, पैसों की बात नहीं है। आप शायद नहीं जानते, लेकिन इस फल में कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिन्हें इस पूरी धरती पर मेरे अलावा कोई और धारण नहीं कर सकता। आपने तो देखा था ना कैसे इस फल के पास जाते ही स्वामी खानदान के गार्ड्स को बिजली का झटका लगने लगा था। अगर किसी इंसान ने फल खा लिया तो वो उसी वक्त मर जाएगा। शिवा की बात सुनकर मुरली काका के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आई और कुछ सोचते हुए वो शिवा से कहते हैं, छोटे मालिक, ये तो मैं नहीं जानता कि इन फलों में ऐसा क्या खास है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस्ताद रंगा स्वामी इस वक्त बहुत बीमार है और उन्हें इन फलों की बहुत जरूरत है। हम एक काम करते हैं, आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। इतना कहकर मुरली काका चुप हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर शिवा समझ जाता है कि अगर स्वामी खानदान को फल नहीं मिले तो मुरली काका के साथ क्या करेंगे। मुरली काका की मजबूरी को समझते हुए शिवा ने कहा, ठीक है काका, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलता हूँ, मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। शिवा की बात सुनकर मुरली काका राहत की सांस लेते हैं और मुस्कुराते हुए हामी में सर हिलाते हैं। उनका इशारा मिलते ही शिवा जल्दी से ऊपर जाता है और कपड़े बदलकर सीधा मीनाक्षी के कमरे में पहुंच जाता है। मीनाक्षी अभी तक सो रही थी, इसलिए शिवा ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। उसने मेज पर पड़ा एक कागज उठाया और उस पर मीनाक्षी के लिए एक संदेश लिखकर वापस नीचे आ गया। शिवा के आते ही वो लोग 3 अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद शिवा की गाड़ी एक साधारण से घर के दरवाजे के बाहर आकर रुकती है। उस घर की हालत देखकर एक पल के लिए तो शिवा भी चौंक सा जाता है। स्वामी खानदान पूरे कोयम्बटूर का जाना माना प्रतिष्ठित खानदान था, लेकिन उस घर की हालत देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहां ना तो आसपास कोई बस्ती थी और ना ही घर की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड था। हाँ, अलबत्ता पास में एक मुर्गियों का फार्म जरूर था। देखने में निहायती जर्जर और पुराना सा वो घर कहीं से भी किसी बड़े और रईस खानदान का घर नहीं लग रहा था। शिवा को इस तरह चौंकते हुए देखकर मुरली काका ने उसे धीरे से समझाते हुए कहा, छोटे मालिक, कुछ दिन पहले स्वामी खानदान के दुश्मनों ने इस खानदान के उस्ताद के सर पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था। तब से उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, इसलिए अपनी पहचान छिपाने के लिए वो यहाँ रह रहे हैं। आप भी उनके सामने थोड़ा संभल कर बात कीजिएगा। शिवा के लिए ये सब नया नहीं था, इसलिए वो बेफिक्री से बिना कुछ कहे सिर्फ हामी में अपना सर हिलाता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन
जैसे ही शिवा चलते हुए घर के हॉल तक पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। शिवा चौंकते हुए मन ही मन सोचता है, आखिर ये स्वामी खानदान के लोग करना क्या चाहते हैं। शिवा के सामने बड़ा सा ड्राइंग रूम खून की गंदी बदबू से महक रहा था। उसके एक कोने में एक मेज जमीन पर टूटी हुई पड़ी थी। फर्श पर चारों तरफ खून के छींटे फैले थे और हॉल के ठीक बीचों बीच किसी का कटा हुआ हाथ पड़ा था। शिवा ने तिरछी नजरों से उस हाथ की तरफ देखा और उसे देखते ही वो समझ गया कि वो एक वैद्य का हाथ है। नागलोक में भगवान शेषनाग के आशीर्वाद से शिवा ने 16 कलाओं में महारत हासिल की थी और आयुर्वेद एवं चिकित्सा उनमें से एक थी। इसीलिए उस कटे हुए हाथ को देखते ही शिवा समझ गया कि वो हाथ किसी पुराने और कुशल वैद्य का हाथ था, जिसे अभी कुछ ही समय पहले काटा गया था। इस हाथ को देखते ही शिवा ने मन ही मन कहा, वैद्य तो लोगों का जीवन बचाता है। अगर ये लोग एक वैद्य का हाथ काट सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। शिवा के चेहरे के भावों को पढ़ते हुए नंदिनी ने बड़ी सहजता से कहा, क्या हुआ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वो साहिल और गवार वैद्य हमारे सामने शेखी बगा रहा था। देखा जाए तो उसका सिर्फ एक हाथ काटकर स्वामी खानदान ने उस पर एहसान किया है। अभी परसों तो हमने ऐसे 2 लापरवाह वैद्यों को जान से मार दिया था। लेकिन शिवा ने उतनी ही सहजता से नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम लोग क्या करते हो और कैसे करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर नंदिनी ने वहीं पास खड़े एक नौकर की तरफ देखते हुए कहा, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो। इतना कहकर नंदिनी अंदर के कमरे की तरफ चली जाती है। इससे पहले कि वहां खड़ा नौकर शिवा को चाय और नाश्ता परोसता, नंदिनी फिर से लौट कर आती है और अपनी हथेली आगे बढ़ाकर शिवा से कहती है, वो बरगद का फल कहाँ है? मेरे दादाजी को अभी उस फल की जरूरत है। घर लौटने के बाद से ही नंदिनी के तेवर थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे थे। अब वो अपने घर में अपने लोगों के बीच थी, इसलिए उसका आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। नंदिनी ने अपनी बात को दोहराते हुए कड़क आवाज में फिर से कहा, वो बरगद का फल चुपचाप मेरे हवाले कर दो। नंदिनी के तेवर देखकर शिवा ने गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, देखो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस फल को दवाई की तरह कैसे इस्तेमाल करना है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर अभी तुमने मुझसे फल लिया तो उसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। तो क्या इसके बाद शिवा नंदिनी को फल सौंप देगा या फिर नंदिनी शिवा की बात पर गौर करके अपने फैसले पर विचार करेगी? क्या स्वामी खानदान के लोग उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवा के लाख मना करने के बावजूद नंदिनी ने शिवा की बात को अनसुना करते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के प्रधान आचार्य और भारत के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अगर यहाँ मौजूद हैं तो तुम्हें लगता है कि तुम उनसे ज्यादा समझदार हो? जल्दी से वो फल मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे 1 करोड़ रुपया भी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा चौंक जाता है। दरअसल कोयम्बटूर के लोगों का मानना था कि अग्निहोत्र ब्राह्मण कुल में जन्मे शिवा के पूर्वज भगवान धन्वंतरी से प्राचीन आयुर्वेद और औषधियों का ज्ञान प्राप्त करके यहाँ आकर बस गए थे और आदिकाल में उन्होंने यहाँ एक आयुर्वेद
आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया था, जो आज भारत का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। ये नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल था। इस हॉस्पिटल के साथ साथ शास्त्री खानदान ने 9 साल पहले इस देश को दुनिया का सबसे बेहतरीन आयुर्वेदाचार्य भी दिया था। इसीलिए नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और शास्त्री खानदान का नाम आज भी दूर दूर तक मशहूर था और अक्सर कई जाने माने वैद्य यहाँ से मान्यता प्राप्त करने के लिए यहाँ ट्रेनिंग लेने आया करते थे। कुछ समय पहले तक चंद्रा स्वामी अयंगर भी उन्हीं में से एक था। इसीलिए उसका नाम सुनते ही शिवा ने चौंकते हुए कहा, नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चंद्रा स्वामी अयंगर? अगर उसने तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है तो इसका मतलब है कि वो इस फल के जरिए जरूर उनकी उम्र बढ़ाने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन नंदिनी को शिवा की बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो तो बस जल्दी से उस बरगद के फल को अपने दादाजी तक पहुंचाना चाहती थी। इसलिए उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। चुपचाप ये बताओ कि तुम ये फल मुझे दे रहे हो या नहीं। नंदिनी उस फल को पाने के लिए बेचैन हुए जा रही थी। इसलिए शिवा ने बिना वक्त गवाए कहा, अच्छा ठीक है नंदिनी जी, इतनी भी क्या जल्दी है। मैं भी यहाँ तुम्हारे दादाजी की जान बचाने आया हूँ। कम से कम एक बार मुझे उन्हें देख तो लेने दीजिए। नंदिनी के दादाजी पर हाल ही में हुए हमलों की वजह से नंदिनी चौकन्ना हो चुकी थी। इसलिए शिवा की बात सुनकर वो उसे शक की निगाह से देखने लगती है। तो मुरली काका बात को संभालते हुए कहते हैं, वो क्या है ना, छोटे मालिक भी शास्त्री खानदान से आप तो जानती हैं, इनका इतना बड़ा वैद्य परिवार है तो मरीज की चिंता होना स्वाभाविक है ना। एक बार देख लेने दीजिए, आइए सब साथ में ही चलते हैं। हालांकि नंदिनी को अभी भी शिवा पर शक था, लेकिन मुरली काका के कहने पर वो मान गई और वो तीनों हॉल से निकलकर एक साथ अंदर के कमरे में दाखिल हो गए। अंदर के कमरे में दाखिल होते ही शिवा ने सरसरी निगाह से पूरे कमरे का जायजा लिया। उस कमरे में गार्ड्स के अलावा कुल 3 लोग मौजूद थे। सामने पलंग पर तकरीबन 70 साल के एक बुजुर्ग लेटे हुए थे। उनकी आंखें अंदर धंस चुकी थी, सांसें टूट रही थी और उनके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। उन्हें देखते ही शिवा समझ गया कि वो नंदिनी के दादाजी और स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगा स्वामी है। किसे पता था कि अपने जमाने के मशहूर योद्धा और उस इलाके के दादा उस्ताद रंगा स्वामी आज इस हालत में होंगे। हालांकि वैद्य ने अभी भी एक्यूपंक्चर विधि का इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके सर पर ढेर सारी चांदी की सुइयां चुभो कर रखी थी, लेकिन फिर भी उनकी उखड़ती हुई सांसें साफ साफ बयां कर रही थी कि वो कभी भी इस दुनिया को अलविदा कह सकते हैं। उनके बगल में सिल्वर रंग का कोट पहने एक नौजवान चश्मा पहने खड़ा था। उसका रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका था और उसका चेहरा पूरी तरह से भावना शून्य हो चुका था। जैसे ही शिवा ने कमरे में कदम रखा तो वो नौजवान घूरते हुए शिवा को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा। उसकी नजर और चेहरे के भाव देखकर ही शिवा समझ गया कि वो नौजवान स्वभाव से निर्दयी और क्रूर है। तभी उस नौजवान के बगल में खड़े गार्ड ने उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही उस नौजवान ने शिवा को घूरना बंद कर उसे आश्चर्य से देखना शुरू कर दिया। उसी नौजवान के बगल में मलमल का कुर्ता पहने एक अधेड़ उम्र का वैद्य खड़ा था। उसने बिना शिवा की तरफ देखे अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, आ जाओ, तुम ही हो ना जिसने उन दिव्य फलों को तोड़ा था, लाओ इधर दो। उस वैद्य के सामने ढेर सारी चांदी की सुइयां एक ट्रे में पड़ी चमक रही थी और वो वैद्य उन सुइयों की मदद से एक्यूपंक्चर क्रिया के द्वारा पूरी लगन से अपने मरीज की जान बचाने में लगा था। उस वैद्य की लगन देखकर शिवा ने पूरी संजीदगी से कहा, अगर आप इस दिव्य फल के बारे में जानते हैं तो फिर आपको ये भी पता होगा कि जैसे ही ये फल मरीज के शरीर में जाएगा, मरीज की जान चली जाएगी। हालांकि अब तक उस वैद्य ने शिवा की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, लेकिन शिवा की बात सुनते ही उसने चौंकते हुए शिवा की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हैं?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? उस वैद्य की बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं, खासकर वहां खड़े दोनों गार्ड्स। वो दोनों गुस्से में शिवा को इस तरह घूरने लगते हैं मानो अपने मालिक का आदेश मिलते ही वो शिवा को मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन तभी मुरली काका ने बीच बचाव करते हुए कहा, छोटे मालिक जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जल्दी से फल वैद्यराज के हाथ में दीजिए और उन्हें उस्ताद जी की जान बचाने दीजिए। मुरली काका की बात सुनकर शिवा ने विनम्रता से कहा, काका, मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आया, लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो ना सही। आपको ये फल चाहिए था ना, तो ये लीजिए। इतना कहकर शिवा बिना वक्त गवाए अपनी जेब से दिव्य फलों का गुच्छा निकालता है और उनमें से सबसे छोटा फल तोड़कर पास की टेबल पर रख देता है। जब तक वो फल शिवा के हाथ में था तब तक उस फल में से कुछ दिव्य ज्योति किरणें निकल रही थी, लेकिन जैसे ही शिवा उसे टेबल पर रखता है तो तकरीबन 10 सेकंड्स के अंदर उस फल से निकलती दिव्य ज्योति किरणें अचानक अपने आप बुझ जाती हैं। मुरली काका के कहने पर शिवा वो दिव्य फल लेकर अपनी आखिरी सांसें गिनते उस्ताद रंगा स्वामी से मिलता है और स्वामी परिवार को बताता है कि अगर उस्ताद रंगा स्वामी को वो दिव्य फल खिलाया गया तो उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन जब शिवा की बात सुनकर वैद्य चंद्रा स्वामी उस पर गुस्सा हो जाता है तो शिवा उन्हें वो दिव्य फल देकर वहां से निकल जाता है। शिवा को इस तरह अकड़ दिखाकर जाते देख वैद्य चंद्रा स्वामी ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और वो सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे शिवा का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। दरअसल नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपने कार्यकाल के दौरान चंद्रा स्वामी ने शिवा और उसके परिवार के बारे में काफी कुछ सुना था। शास्त्री खानदान एक जाना माना प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए अक्सर लोग वहां शास्त्री खानदान की कहानियां चटखारे लेकर सुनाया करते थे। उन्हीं कहानियों में से एक शिवा और उसके पिता की कहानी भी थी। पूरी दुनिया को पता था कि बहुत साल पहले शास्त्री खानदान के मुखिया और शिवा के दादाजी ने अपने एक बेटे को उसके बीवी बच्चों समेत अपने घर, जायदाद और नाम से बेदखल कर दिया था। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की दीवार पर लगी तस्वीरों में से एक तस्वीर शिवा के परिवार की भी थी, इसलिए शिवा को गौर से देखते ही चंद्रा स्वामी उसे पहचान गया। उसने शिवा को पीछे से ताना मारते हुए कहा, तुम शास्त्री जी के पोते शिवा शास्त्री हो ना? तुम्हें तो खुद तुम्हारे दादाजी ने अपने नाम से तक बेदखल कर दिया था और तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो। बरखुरदार, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं तब से लोगों का इलाज कर रहा हूँ, अब तुम मुझे सिखाओगे? हालांकि चंद्रा स्वामी का ताना सुनकर शिवा का खून खौल उठा और उसने बाहर की तरफ बढ़ते हुए कदम एक पल के लिए थाम लिए, लेकिन अगले ही पल शिवा ने खुद को संभाला और बिना मुड़े उस कमरे से बाहर चला गया। शिवा के इस तरह वहां से बाहर चले जाने से सिवाय मुरली काका के किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुरली काका भी शिवा के पीछे पीछे उस कमरे से बाहर निकल गए। शिवा के जाते ही नंदिनी ने उस फल को उठाकर वैद्य चंद्रा स्वामी के हाथ में थमाते हुए कहा, वैद्यराज, आप उसे छोड़िए और पहले मेरे दादाजी को बचाइए। लेकिन तभी अचानक स्वामी खानदान का छोटा उस्ताद, वो नौजवान जो अब तक खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था, उसने चौंकते हुए कहा, ठहरो, अभी कुछ समय पहले तक तो इस फल से कुछ दिव्य किरणें निकल रही थी, लेकिन अब वो किरणें गायब हो चुकी हैं। वैद्यराज, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? छोटे उस्ताद की बात सुनकर नंदिनी भी चौंक गई। आखिरकार सामने पलंग पर लेटा वो बुजुर्ग उसका दादा और स्वामी खानदान का मुखिया था और नंदिनी अपने दादाजी को लेकर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन चंद्र स्वामी ने उन दोनों को आश्वस्त करते हुए कहा, छोटे उस्ताद, आप भी कहाँ शिवा की बातों में आ रहे हैं? मैं पहले भी इस तरह की दिव्य औषधियों का इस्तेमाल कर चुका हूँ, आप निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। चंद्र स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद को अपनी बातों पर अफसोस हुआ और उसने ग्लानि भरे स्वर में माफी मांगते हुए कहा, नहीं नहीं वैद्यराज, मेरा वो मतलब नहीं था, आप बुरा मत मानिए और प्लीज मेरे दादाजी की जान बचाइए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर चंद्र स्वामी ने मुस्कुराते हुए नंदिनी के हाथ से उस दिव्य फल को अपने हाथ में लिया तो एक पल के लिए उस फल की दिव्य ऊर्जा उसे खुद भी महसूस हुई।
देवताओं की दिव्य ऊर्जा से भरा वो फल किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने और जीवित इंसान की उम्र बढ़ाने की शक्ति अपने अंदर समाये हुए था। चंद्र स्वामी ने कुछ प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में पढ़ा था कि आदि काल में महाप्रलय के समय जब धरती पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए थे। तब उन्होंने भी हवा और बिजलियों को एक फल की तरह खाकर अपनी जान बचाई थी। उस दिव्य फल को अपने हाथ में लेकर चंद्र स्वामी ने मन ही मन कहा, ये बरगद का फल भी स्वयंभू मनु के उस दिव्य फल की तरह ही दिव्य बिजलियों की ऊर्जा को अपने अंदर समाये हुए है। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे उस्ताद रंगा स्वामी की जान जरूर बच जाएगी। अगर इससे भी कुछ नहीं हुआ तो मैं कोई और रास्ता निकाल लूंगा, लेकिन इस बार तो इस फल को उन्हें खिलाकर देखना ही चाहिए। यही सब सोचते हुए चंद्र स्वामी ने वो फल उस्ताद रंगा स्वामी के मुंह में रखा और नंदिनी को देखते हुए कहा, ये फल एक दिव्य ऊर्जा फल है, देखना इसे खाते ही उस्ताद की तबीयत में तुरंत सुधार आ जाएगा। इतना कहकर चंद्र स्वामी ने पास ही में रखी ट्रे में से एक चांदी की सुई उठाई और उसे एक्यूपंक्चर विधि के जरिए उस्ताद रंगा स्वामी की ठोड़ी पर चुबो दिया, जिससे उनके मुंह में रखा फल सीधे उनके गले से नीचे उतर गया। वो फल खिलाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार करने लगे। चंद्र स्वामी को पता था कि उसकी सांसें उस्ताद रंगा स्वामी की सांसों की मोहताज हैं, क्योंकि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो चंद्र स्वामी इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा चंद्र स्वामी का? क्या वो उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा पाएंगे या फिर खुद उनकी ही जान मुश्किल में पड़ जाएगी? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सभी लोग बेसब्री से उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार होने का इंतजार कर रहे थे। अभी उस्ताद रंगा स्वामी को फल खाए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि अचानक उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। देखते ही देखते उनकी रूखी और बेजान त्वचा मुलायम और चमकदार होने लगी और उनकी उखड़ती हुई सांसें सामान्य गति से चलने लगी। कुछ ही समय बाद उस्ताद रंगा स्वामी ने अपनी आंखें खोली और आश्चर्यचकित होते हुए अपने हाथों और पैरों को स्वस्थ होते हुए देखने लगे। उनकी हालत में सुधार होते ही नंदिनी ने चहकते हुए आगे बढ़कर कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है दादाजी, आप ठीक हो गए। नंदिनी के बगल में खड़े छोटे उस्ताद के चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई। उसने पूरे जोश से तेज आवाज में आयुर्वेदाचार्य चंद्र स्वामी की तारीफ करते हुए कहा, वैद्यराज, आप तो सच में भगवान का रूप हैं। आपने हमारे दादाजी की जान बचाकर पूरे स्वामी खानदान पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आप पर रुपयों की बारिश कर दूंगा, आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा और आपको सोने में तौल दूंगा। उस्ताद रंगा स्वामी की हालत में सुधार आते ही चंद्र स्वामी ने भी चैन की सांस ली और छोटे उस्ताद की बात का जवाब देते हुए कहा, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं छोटे उस्ताद। उस्ताद रंगा स्वामी का इलाज मैंने आपके 3 करोड़ रुपए के इनाम के लालच में थोड़ी ना किया है। मैंने तो ये सब स्वामी खानदान का पुराना दोस्त होने के नाते किया है। चंद्र स्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैद्यराज, आपने सच में दोस्ती का फर्ज निभाया है। आज से ये स्वामी खानदान आपकी दोस्ती का कर्जदार हो गया। उस कमरे में मौजूद हर शख्स उस्ताद रंगा स्वामी की तबीयत ठीक हो जाने का जश्न मना रहा था, लेकिन तभी
अचानक उस्ताद रंगस्वामी का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और दर्द से कराहते हुए उनकी चीख निकल गई। उस चीख के साथ ही उस्ताद रंगस्वामी के मुंह से खून का फव्वारा बहने लगा। देखते ही देखते उनकी गुलाबी और चमकदार त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल होने लगी। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और वो दर्द से छटपटाने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी लोग घबरा गए और चंद्र स्वामी की तो जैसे सांस ही उसके हलक में अटक गई। अपने दादा को इस तरह दर्द से कराहते देखकर छोटे उस्ताद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आयुर्वेदाचार्य चंद्र स्वामी का गिरेबान पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? मेरे दादाजी को क्या हुआ है? लेकिन चंद्र स्वामी तो कुछ समझ पाने की हालत में ही नहीं था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा छोटे उस्ताद, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मैं तो खुद हैरान हूँ, आप हटिए, मैं देखता हूँ। लेकिन तब तक एक्यूपंक्चर के लिए उस्ताद रंगस्वामी के सर में चुभोई गई सारी की सारी चांदी की सुइयां जमीन पर गिर चुकी थी और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उन्हें देखकर चंद्र स्वामी के हाथ पांव फूलने लगे। उनकी तो ये सोच सोचकर ही जान निकली जा रही थी कि अगर स्वामी खानदान के कर्ता धर्ता उस्ताद रंगस्वामी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। चंद्र स्वामी की हड़बड़ाहट देखकर छोटे उस्ताद ने गुस्से में उसके गाल पर 2 जोरदार तमाचे जड़ दिए और उसके पेट में एक लात जमाकर चिल्लाते हुए कहा, हराम खोर, जाहिल नीम हकीम, अगर तेरी लापरवाही की वजह से मेरे दादाजी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोटे उस्ताद कलरी पाइटू के माहिर उस्ताद थे और उनके वार को सहने की ताकत चंद्र स्वामी में नहीं थी। इसीलिए वो मार पड़ते ही दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इससे पहले कि छोटे उस्ताद उसे और चोट पहुंचाते, उसने कुछ सोचते हुए चिल्लाकर कहा, शिवा, हो ना हो ये उस शिवा का किया धरा है। अब मुझे समझ आया कि वो ऐसा क्यों कह रहा था। जरूर उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए इन फलों के साथ छेड़छाड़ की है। अपने दादाजी को इस तरह दर्द से कराहता देखकर नंदिनी की हालत भी खराब हो गई। उसने जल्दी से शिवा के पीछे जाते हुए कहा, आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी उसे वापस लेकर आती हूँ। जैसे ही नंदिनी उस कमरे से बाहर निकली तो उसने शिवा को वहां से बाहर जाते हुए देखा। नंदिनी ने दूर से ही शिवा को रोकने के लिए चिल्लाते हुए कहा, शिवा, रुको। शिवा वो दिव्य फल टेबल पर रखकर उस कमरे से बाहर निकल आया था। हॉल में कुछ देर इंतजार कराने के बाद गार्ड्स ने उसे इनाम के 1 करोड़ रुपए का बैंक कार्ड थमा दिया था और वो बस जा ही रहा था कि उसे पीछे से नंदिनी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बिना पीछे मुड़े ही नंदिनी से कहा, अब क्या है? नंदिनी ने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, मत जाओ प्लीज, अंदर कुछ हुआ है, तुम अभी मेरे साथ वापस चलो। नंदिनी की बात सुनते ही शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गया कि अंदर क्या हुआ होगा। हालांकि अंदर जो कुछ भी हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी हो गया था। शिवा ने ताना मारते हुए नंदिनी से कहा, ओह, तो क्या तुम मुझ जैसे नकारा और बेवकूफ लड़के से मदद की भीख मांग रही हो? शिवा की बात सुनकर नंदिनी ने झुंझलाते हुए हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। अगर मेरे दादाजी को कुछ हो गया ना तो तुम भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे, समझे? इतना कहकर नंदिनी ने शिवा को अपने साथ ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाकर उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी शिवा ने फुर्ती दिखाते हुए अपने दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को पंजे की तरह मोड़कर अपनी खास कलरी पाइटू तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे नंदिनी का शरीर किसी बुत की तरह वहीं का वहीं जम गया और उसकी कलाई की हड्डी चटक गई। नंदिनी ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? मुझे तकलीफ हो रही है। शिवा की जादुई तकनीक से नंदिनी का शरीर अकड़कर एक जीते जागते बुत में तब्दील
घायल हो चुका था। उसके शरीर में ताकत तो थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। नंदिनी को दर्द से कराहते देखकर शिवा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा ये स्वामी खानदान सच में ऐसा ही है क्या? मौके की नजाकत को देखते हुए मुरली काका दौड़ते हुए शिवा के पास पहुंचे और उन्होंने शिवा को मनाते हुए कहा, छोड़ दीजिए छोटे मालिक, उस्ताद रंगा स्वामी को कुछ हो गया है, आप इन्हें छोड़िए और उन्हें बचाइए। इतना कहकर मुरली काका ने नंदिनी की ओर देखते हुए नाराजगी भरे स्वर में कहा, नंदिनी मैडम, ऐसे वक्त में भी आप अकड़ दिखा रही हैं? चलिए जल्दी से छोटे मालिक से माफी मांगिए। मुरली काका की बात सुनकर नंदिनी का मुंह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए उसने मुंह बनाते हुए शिवा से कहा, मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज अंदर चलो। मेरे दादाजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है। हालांकि नंदिनी के चेहरे के भाव उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन फिर भी शिवा ने मुरली काका की खातिर उसे माफ करते हुए कहा, मुरली काका की वजह से सिर्फ इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इतना कहकर शिवा ने अपनी जादुई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे से नंदिनी को धक्का दिया, जिससे नंदिनी का बुत की तरह जमा हुआ शरीर ढीला पड़ गया और वो 15-20 फुट पीछे जाकर जमीन पर गिर पड़ी। नंदिनी के गिरते ही शिवा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगली बार ऐसी जरूरत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, अब चलो। नंदिनी लड़खड़ाती हुई अपनी जगह पर खड़ी हुई और शिवा को लेकर अंदर के कमरे में दाखिल हो गई। शिवा ने देखा कि इस बार उस कमरे का माहौल पहले से ज्यादा तनाव भरा हो चुका है। पलंग पर लेटे उस्ताद रंगा स्वामी की हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। उनकी धसी हुई खुली आंखों में खून उतर आया था। उनकी त्वचा झुलसकर सुर्ख लाल हो चुकी थी। उनके हाथों और गले की नसें उभरकर बाहर की तरफ निकल आई थी। उनका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था और वो असहनीय दर्द से कराह रहे थे। शिवा को कमरे में देखते ही आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी ने अपना सारा दोष शिवा के सर पर मढ़ते हुए कहा, शिवा, तुम्हें क्या लगा तुम ये सब करके यहाँ से भाग जाओगे? ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। उस्ताद रंगा स्वामी की इस हालत के लिए तुम और सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो। स्वामी खानदान के मुखिया उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचाने के लिए शिवा बरगद का दिव्य फल लेकर उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर शिवा उन्हें बताता है कि उस दिव्य फल को खाने से उस्ताद रंगा स्वामी की मौत हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और आयुर्वेदाचार्य चंद्रा स्वामी अयंगर वो दिव्य फल उस्ताद रंगा स्वामी को खिला देता है, जिससे उस्ताद रंगा स्वामी की तबीयत ठीक होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो उनकी पोती नंदिनी दौड़कर शिवा को फिर से वापस बुलाकर लाती है। शिवा के आते ही आयुर्वेदाचार्य चंद्र स्वामी ने अपनी गलती का सारा दोष शिवा के सर मढ़ते हुए कहा, कमीने, मैंने तुझसे उस बरगद के पेड़ का दिव्य फल मांगा था, कि तूने मुझे कौन सा जहरीला फल दे दिया। मुझे तो लगता है कि तू जरूर भार्गवन खानदान के कहने पर यहाँ उस्ताद रंगा स्वामी को मारने आया है। चंद्र स्वामी की बात सुनकर शिवा ने गंभीर स्वर में कहा, निगम में तो तुम पहले से थे आयुर्वेदाचार्य चंद्र स्वामी अयंगर, लेकिन अब तो तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से भी भाग रहे हो। नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मान्यता प्राप्त वैद्य को ये सब शोभा नहीं देता। शिवा की बातें सुनकर चंद्र स्वामी गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, बकवास है ये सब, हरामखोर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तेरा दिया वो फल जहरीला था। सिर्फ शास्त्री खानदान का नाम जुड़ जाने से कोई वैद्य नहीं बन जाता। तेरे तो क्या, तेरे बाप तक के पास भी वैद्य का लाइसेंस नहीं है और तू मेरी विद्या को चुनौती दे रहा है। लेकिन इससे पहले कि चंद्र स्वामी आगे कुछ भी कहता, छोटे उस्ताद ने अपनी कमर में दबी चांदी की पिस्तौल निकाली और उसे चंद्र स्वामी पर तान कर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, खूसट बुड्ढे, चुपचाप अपनी बकवास बंद कर, वरना अभी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने शिवा की ओर देखा और बड़ी ही विनम्रता से कहा, शिवा, देखो ना मेरे दादाजी को क्या हुआ है।
क्या तुम इनकी जान बचा सकते हो? छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने शांत स्वर में कहा, देखिए, मैंने पहले भी कहा था ये कोई आम फल नहीं है। इंसानी शरीर में इस फल को बचाने की ताकत ही नहीं होती। अगर कोई भी इस फल को खाएगा तो वो तुरंत मर जाएगा। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद का चेहरा उतर गया। उनके चेहरे पर शिवा की बात ना मानने का पछतावा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने विनती भरे स्वर में कहा, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका। क्या अब आप कुछ भी करके मेरे दादाजी की जान बचा सकते हैं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बिल्कुल बचा सकता हूँ। लोगों की जान बचाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। छोटे उस्ताद अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे और उस वक्त शिवा उनसे जो भी मांगता वो उसे खुशी खुशी देने के लिए राजी हो जाते। इसीलिए उन्होंने झट से कहा, कैसी शर्त? आप बस हुक्म कीजिए। छोटे उस्ताद की बात सुनकर शिवा ने बिना हिचकिचाए गंभीर स्वर में अपनी बात रखते हुए कहा, मुरली काका की बात मानकर वो फल मैंने आपको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो यहाँ हमारा पिछला सौदा खत्म होता है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दादाजी की जान बचाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे 10 करोड़ रुपए अलग से देने होंगे। तो क्या छोटे उस्ताद अपने दादाजी की जान बचाने के लिए शिवा की शर्त मान लेंगे? क्या होगा अगर छोटे उस्ताद ने शिवा की शर्त नहीं मानी तो? क्या शिवा सच में उस्ताद रंगास्वामी की जान बचा सकता है? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवा की शर्त सुनते ही छोटे उस्ताद ने झट से हामी में अपना सर हिलाते हुए कहा, मुझे मंजूर है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही आप मेरे दादाजी की जान बचाएंगे, वैसे ही 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट में पहुंचा दिए जाएंगे। इस मौके का फायदा उठाते हुए जमीन पर पड़े चंद्रास्वामी ने बिलबिलाते हुए कहा, छोटे उस्ताद, मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर इस शिवा की वजह से उस्ताद रंगास्वामी को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। चंद्रास्वामी की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, तुम तो रुको, तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लेता हूँ। यहाँ चंद्रास्वामी और छोटे उस्ताद आपस में ही उलझे हुए थे और वहाँ शिवा अपने काम पर लग चुका था। उसने बिना मरीज की तरफ देखे फुर्ती में पास ही में रखी ट्रे में से 3 चांदी की सुइयां उठाई और एक्यूपंक्चर विधि के द्वारा उन्हें उस्ताद रंगास्वामी के पेट पर 3 अलग अलग जगहों पर चुभो दिया। जैसे ही शिवा ने वो सुइयां उस्ताद रंगास्वामी के पेट में चुभोई, वैसे ही तेज आवाज के साथ लावा सी गर्म भाप उनके पेट से बाहर निकलने लगी, मानो किसी गाड़ी का टायर अचानक से पंक्चर हो गया हो। उस अजीब सी आवाज के साथ ही उस्ताद रंगास्वामी के पेट में धंसी चांदी की 3 सुइयां सुर्ख लाल होकर जलने लगी, मानो उस्ताद रंगास्वामी के पेट में आग की लपटें उठ रही हो। जैसे जैसे उस्ताद रंगास्वामी के पेट की अग्नि शांत होने लगी, वैसे वैसे उनका दर्द और तकलीफ भी कम होने लगी। शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी का इलाज करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस्ताद रंगास्वामी की झुलसती हुई सुर्ख लाल त्वचा फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट आई और 1 मिनट से भी कम समय में उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए टूटे फूटे शब्दों में कहा, मैं ठीक हूँ। शिवा के इलाज का असर अब साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाने लगे, क्योंकि जिस फुर्ती के साथ उस्ताद रंगास्वामी की हालत में सुधार हो रहा था वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब जब उस्ताद रंगास्वामी को होश आ चुका था तो वो पलंग से उठने की कोशिश करने लगे, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग शिवा को पीछे छोड़कर पलंग के चारों ओर इकट्ठा हो गए। नंदिनी ने दौड़कर उन्हें संभालते हुए कहा, अरे दादाजी, संभाल कर।
इतना कहते हुए नंदिनी आगे बढ़कर उन्हें उठाने में मदद करने लगी तो छोटे उस्ताद ने उनके सिरहाने का तकिया पीठ के पीछे लगाकर उन्हें पलंग पर बिठाते हुए कहा, दादाजी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ठीक तो है ना? उस्ताद रंगास्वामी के चेहरे पर आभार के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पलंग पर बैठते हुए अपने आसपास के लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और कुछ देर बाद धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ पिछले कुछ दिन तुम सबके लिए मुश्किलों से भरे हुए थे। भले ही मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे आसपास जो कुछ भी हो रहा था उसकी मुझे पूरी खबर थी। तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं दिल से तुम सभी का आभारी हूँ। खासतौर पर शिवा का। आपके उस दिव्य फल ने तो चमत्कार कर दिया। उस्ताद रंगास्वामी के होश में आते ही सब उनकी तबीयत पूछने में इतना मशगूल हो गए कि वो शिवा को लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन जैसे ही उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा की तारीफ की तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान एक बार फिर से शिवा की ओर गया और सभी लोग एक एक कर शिवा को धन्यवाद देने लगे। लेकिन शिवा ने मुस्कुराते हुए साफ साफ शब्दों में कहा, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ पैसों के लिए किया। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। शिवा की बात सुनकर छोटे उस्ताद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो आपका बड़प्पन है शिवा। आप तो साक्षात भगवान धन्वंतरी का अवतार हैं। इतना कहकर छोटे उस्ताद ने आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी को देखते हुए गुस्से में मुंह बनाकर कहा, कम से कम आप इन जैसे नीम हकीमों और फर्जी वैद्यों से तो कहीं ज्यादा महान हैं। छोटे उस्ताद के मुंह से बेइज्जती के शब्द सुनकर चंद्रास्वामी का सर शर्म से झुक गया और वो चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी अचानक शिवा ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी। शिवा की बात सुनकर चंद्रास्वामी ने घबराते हुए पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो शिवा? लेकिन इससे पहले कि शिवा आगे कुछ कहता, उस्ताद रंगास्वामी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी अयंगर, तुमने स्वामी खानदान के शुभ चिंतक शिवा का अपमान किया है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उस्ताद रंगास्वामी स्वामी खानदान के मुखिया थे और पूरे इलाके में उनके नाम की धाक थी। इस वक्त भले ही वो पलंग पर पड़े एक साधारण से मरीज थे, लेकिन फिर भी लोगों में उनका डर और रुतबा अब भी कायम था। इसलिए उनकी बात सुनकर चंद्रास्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराते हुए शिवा से पूछा, शिवा, ये क्या हो रहा है? लेकिन शिवा के चेहरे पर गुस्से के भाव देखते ही उसकी खिड़की बंद गई। उसने तुरंत शिवा के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहा, शिवा, मेरा मतलब है शिवा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। चंद्रास्वामी की हालत देखकर शिवा को उससे घिन आने लगी। उसने गंभीर स्वर में चंद्रास्वामी से कहा, जाओ चंद्रास्वामी, जाओ और जाकर कह देना तुम्हारे नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के निदेशक शास्त्री जी से कि जिस तरह उन्होंने मेरे पिता से उनका वैद्य का लाइसेंस छीन लिया था, ठीक उसी तरह जल्दी ही मैं भी उनसे उनका नाम, उनका रुतबा और उनकी सारी योग्यता छीन लूंगा। शिवा का ऐसा रौद्र रूप देखकर चंद्रास्वामी के होश उड़ गए। उसने दांत पीसते हुए सर झुकाकर हामी में अपना सर हिलाया और चुपचाप वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी नंदिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहा, जाहिल गवार बुड्ढे, अगर दोबारा कभी यहाँ नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर नंदिनी ने गार्ड्स को इशारा किया और नंदिनी का इशारा मिलते ही गार्ड्स ने चंद्रास्वामी को उठाकर वहां से बाहर फेंक दिया। शिवा के आयुर्वेदाचार्य चंद्रास्वामी को माफ कर देने के बाद उस्ताद रंगास्वामी ने उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो शिवा को लेकर लिविंग रूम में आ गई। उसके बाद वो शिवा को वहीं बिठाकर कुछ देर के लिए एक दूसरे कमरे में चले गए और जब लौट कर आए तो उनके चेहरे की छटा ही निराली थी। उस दिव्य फल की ऊर्जा ने न केवल उस्ताद रंगास्वामी की तबीयत ठीक कर दी, बल्कि वो पहले से ज्यादा जवान भी दिखाई देने लगे थे। जब वो नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर वापस लिविंग रूम में आए तो उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी कुछ देर पहले तक वो पलंग पर पड़े अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्होंने सबसे मुस्कुराते हुए कहा,
कितने अफसोस की बात है कि राव साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं उनसे उस दिव्य फल के बारे में जरूर पूछता। पता नहीं क्या जादू था उसमें कि मुझे अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस हो रही है। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर उनके बगल में बैठी नंदिनी ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है दादाजी, आप कम से कम 20 साल जवान दिख रहे हैं। अब हम जल्दी ही अपने दुश्मन भार्गवन खानदान से आप पर हुए हमले का बदला लेंगे। नंदिनी की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी ने हंसते हुए कहा, इसका पूरा श्रेय तो शिवा को जाता है। जहां एक तरफ नंदिनी शिवा से चिढ़ी बैठी थी, इसलिए अपने दादा के मुंह से उसकी तारीफ वो नहीं सुन पा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मन में शिवा को लेकर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, इसीलिए वो शिवा को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो उसने सीधे सीधे भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, वो सब तो मैं नहीं जानती दादाजी, मुझे तो लगता है बस आपकी किस्मत अच्छी थी। नंदिनी और उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो उन 3 चांदी की सुइयों का कमाल। इतना कहकर शिवा थोड़ा संजीदा हो गया और उसने गंभीर स्वर में अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस्ताद रंगा स्वामी, वो दिव्य फल कोई साधारण फल नहीं था। अगर आप उसकी ऊर्जा को अपने कुंडली चक्रों में संग्रहित करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके और भी फायदे मिलेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी कलारी पैट्टू विद्या बिल्कुल आपकी जवानी के दिनों जैसी हो जाएगी। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगा स्वामी दंग रह गए। उन्होंने हैरान होते हुए पूछा, क्या बात कर रहे हैं शिवा, वो फल सच में इतने चमत्कारी थे? उस्ताद रंगा स्वामी का सवाल सुनते ही शिवा ने मुस्कुराकर हामी में अपना सर हिलाया। तभी अचानक उस्ताद रंगा स्वामी की नजर शिवा के बाएं हाथ पर पड़ी। शिवा ने अपने बाएं हाथ में बचे हुए दिव्य फलों का गुच्छा पकड़ा हुआ था। उस्ताद रंगा स्वामी ने गौर से देखा कि उस गुच्छे में अभी भी 10 दिव्य फल बाकी। उन्होंने कुछ सोचते हुए अपने बगल में खड़े मुनीम से कहा, मुनीम जी, जाइए और मेरी तिजोरी में से एक ब्लैक सुप्रीम कार्ड लेकर आइए। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनते ही मुनीम उस्ताद के कमरे में गया और तुरंत एक काले रंग का डेबिट कार्ड लेकर आ गया। काले रंग का वो कार्ड एक विदेशी बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड था। विदेशी बैंकों के जानकार उस कार्ड को देखते ही बता सकते थे कि उस कार्ड के अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए जमा है। हॉल में मौजूद सभी की नजरें उस ब्लैक सुप्रीम कार्ड पर ही जमी थी। हालांकि स्वामी खानदान एक अमीर और पैसे वाला खानदान था और 10 करोड़ उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों को यही लग रहा था कि शिवा ने कुछ ज्यादा ही आसानी से इतने कम समय में 10 करोड़ रुपए कमा लिए। उस्ताद रंगा स्वामी ने वो कार्ड लेकर शिवा के हाथ में रखते हुए कहा, शिवा, ये स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड है, इसमें 10 करोड़ रुपए जमा है, प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवा ने बिना समय गवाए उस्ताद रंगा स्वामी से वो कार्ड लेते हुए उन्हें धन्यवाद कहा, लेकिन जैसे ही शिवा ने वो कार्ड अपने हाथ में लिया, उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। नंदिनी और छोटे उस्ताद की मिन्नतें करने के बाद शिवा अपनी जादुई चिकित्सा विधि से उस्ताद रंगा स्वामी की जान बचा लेता है। उस दिव्य फल को खाने की वजह से उस्ताद रंगा स्वामी बिल्कुल ठीक होकर पहले से कहीं ज्यादा जवान और तंदुरुस्त हो जाते हैं। वो शिवा को अपनी जान बचाने के लिए इनाम के तौर पर 10 करोड़ रुपए की कीमत वाला स्विस बैंक का ब्लैक सुप्रीम कार्ड थमा देते हैं, लेकिन जैसे ही शिवा वो कार्ड स्वीकार कर लेता है, उस्ताद रंगा स्वामी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ जाती। जैसे ही शिवा वो कार्ड लेकर वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस्ताद रंगा स्वामी ने अपने तेवर बदलते हुए कठोर स्वर में कहा, तो फिर तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर। आज अभी इसी वक्त से तुम्हारा और हमारा व्यवहार खत्म। अब तुम्हारा मुझसे या मेरे स्वामी खानदान से कोई लेना देना नहीं। उस्ताद रंगा स्वामी की बात सुनकर शिवा चौंक गया और उसने पलट कर पूछा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर क्या चल रहा है उस्ताद रंगा स्वामी के दिमाग में? कहीं अपनी जान बचाने के बाद उस्ताद रंगा स्वामी का इरादा तो नहीं बदल गया? क्या वो शिवा को आसानी से वहां से जाने देगा या फिर अब शिवा को कोई कीमत चुकानी पड़ेगी?
जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन उस्ताद रंगास्वामी ने शिवा के सवाल का जवाब देने की बजाय बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना जिसके पिता को शास्त्री खानदान से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था? उस्ताद रंगास्वामी का सवाल सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शिवा की लाख कोशिशों के बाद भी उसके नाम के साथ जुड़ा शास्त्री खानदान से बेदखल शब्द उसकी योग्यता पर भारी पड़ रहा था, लेकिन शिवा को इस बात का कोई अफसोस नहीं था। उसने बड़े ही गर्व से पलटकर उस्ताद रंगास्वामी से कहा, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो खुलकर कहिए, इस तरह पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसे ताना मारते हुए कहा, अरे तुम तो बुरा मान गए। इतना कहकर वो गर्व से अपनी खानदानी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, देखो शिवा, अब तो ये तुम भी जानते हो कि भले ही हमारा स्वामी खानदान कोयम्बटूर का नंबर 1 खानदान नहीं है, लेकिन टॉप 5 में हमारी गिनती होती ही है ना। यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारे खानदान की तरफ आंख भी उठाकर देखे। भार्गवन खानदान से हमारी खानदानी दुश्मनी है। कुछ समय पहले उनसे हमारी एक मुठभेड़ हुई थी और मैं उस मुठभेड़ में जख्मी हो गया था। अब जब मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया हूं तो कायदे के हिसाब से तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हमारा स्वामी खानदान है और तुम तो, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम समाज से बेदखल। अब तो तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भविष्य में अपना नाम जमाने के लिए और अपना रुतबा झाड़ने के लिए ना तो तुम मेरा या मेरे खानदान का नाम इस्तेमाल करोगे और ना ही तुम्हें हमारे इलाके में किसी तरह का व्यापार करने की अनुमति होगी, ठीक है? लेकिन शिवा के सवाल का जवाब देने के बजाय उस्ताद रंगास्वामी ने बेरुखी से कहा, तुम वही हो ना? उस्ताद रंगास्वामी के मुंह से ऐसे कड़वे शब्द सुनकर शिवा का खून खौल उठा, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, उस्ताद रंगास्वामी, अगर तुम मेरे और उस वैद्य चंद्र स्वामी के बीच जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर रहे हो तो निश्चिंत रहो। मुझे उसके बारे में किसी से बात करने की ना तो जरूरत है और ना ही मेरी उसमें कोई दिलचस्पी है। लेकिन शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अफसोस की बात तो यह है कि शिवा, मैं निश्चिंत नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम्हें नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से लड़ना है तो बेशक लड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी तुम्हारी ये लड़ाई आसमान पर थूकने जैसी है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी इस लड़ाई में मेरा और मेरे खानदान का नाम नहीं घसीटोगे, ना ही तुम मेरी जान बचाने के बदले में नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की अपनी निजी लड़ाई में हमसे कोई मदद मांगोगे। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए ऐसे घटिया चोंचले आजमाऊंगा? शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने धीमे स्वर में कहा, तुम चाहे जो कहो, लेकिन मेरे लिए मेरा और मेरे खानदान का नाम बहुत मायने रखता है। अगर तुमने बाहर किसी भी इंसान को ये बताया कि मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ी तो मैं उस इंसान को मौत की नींद सुला दूंगा। समझ में आई मेरी बात? उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर नंदिनी का आत्मविश्वास भी जाग उठा। उसने अपने सामने रखी मेज पर हाथ पीटते हुए कहा, दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज के बाद हम सबसे यही कहेंगे कि हमारे दादाजी पर धोखे से वार जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी वो जिंदा बच गए क्योंकि उन्हें सिर्फ मामूली खरोंचें आई थी। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, इसलिए तुम भी ये बात अपने पेट में हजम कर जाओ, समझे? नंदिनी की बात सुनकर शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो इसका मतलब आज से हमारा हिसाब बराबर।
इतना कहकर शिवा वहां से उठकर जाने लगा तो उस्ताद रंगास्वामी ने पीछे से अपनी रौबीली आवाज में उसे रोकते हुए कहा, ठहरो। उस्ताद रंगास्वामी की आवाज सुनकर शिवा वहीं उनकी चौखट पर रुक गया और उसने बिना मुड़े ही कठोर आवाज में कहा, आप क्या? शिवा के रुकते ही उस्ताद रंगास्वामी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो दिव्य फलों का गुच्छा है वो यहीं रहेगा। उस्ताद रंगास्वामी की ये बात शिवा के गले नहीं उतरी। उसने झट से पलट कर देखा तो सामने हॉल में नंदिनी और छोटे उस्ताद बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं खड़े शिवा को घूर रहे थे। शिवा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, ओ, तो ये सिखाया जाता है तुम्हारे स्वामी खानदान में? तुम मुझसे दिव्य फल छीनना चाहते हो? अब मुझे समझ आया कि लोग तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करते। लेकिन शिवा की बात का उस्ताद रंगास्वामी पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने तेज आवाज में कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब ये दिव्य फल हमारे हुए। चुपचाप इन्हें मेज पर रखो और चलते बनो यहाँ से। उस्ताद रंगास्वामी के इतना कहते ही शिवा के दाएं और बाएं खड़े 2 फाइटर गार्ड्स शिवा पर बंदूक तान कर खड़े हो गए। उन गार्ड्स को देखकर शिवा ने रूखे स्वर में कहा, अरे बेगैरत और एहसान फरामोश लोगों, मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शिवा की बात सुनकर उस्ताद रंगास्वामी ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम हमसे लड़ पाओगे? मेरी सलाह मानो, चुपचाप अपने पैसे लो और ये फल मेरे हवाले करके यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। उस्ताद रंगास्वामी की बात सुनकर शिवा का खून खौल उठा। उसने अपनी जेब से वो ब्लैक सुप्रीम कार्ड निकाला और उसे अपनी हथेली में बंद करके गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, रंगास्वामी, तो ठीक होने के लायक ही नहीं। इतना कहकर शिवा ने उस कार्ड को अपनी उंगलियों से मसल कर उसे चूर चूर कर दिया और फिर अपनी मुट्ठी खोलकर उसे हवा में उड़ाते हुए कहा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, रखो इसे अपने पास और मेरी दी हुई जिंदगी मुझे लौटा दो। शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार था, इसलिए वो जब तक शांत था तभी तक ठीक था, पर अब जब वो गुस्से में आ चुका था तो उसके गुस्से से पूरे वातावरण में मानो तांडव समझ गया। अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। स्वामी खानदान के घर की छत पर गर्जना करते हुए गहरे काले बादल मंडराने लगे। आसपास के पंछी कोलाहल करते हुए बदहवास से यहाँ वहां उड़ने लगे और देखते ही देखते आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां गड़गड़ाने लगी। उस्ताद रंगास्वामी के छल और कपट की वजह से शिवा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने गहरी सांस लेकर शेर की तरह दहाड़ते हुए अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से निकली सांसों से वहां एक भयंकर तूफान आ गया। शिवा की सांसों से निकली हवा का वेग इतना ज्यादा था कि वहां एक तूफानी आंधी आई और पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद करने लगी। जैसे ही वो हवा उस्ताद रंगास्वामी के पेट से टकराई, उन्होंने खून की उल्टियां करते हुए वो दिव्य फल फिर से बाहर उगल दिया। तभी अचानक एक चांदी की सुई हवा में उड़ती हुई आई और रंगास्वामी के पेट में धंस गई, जिससे उसकी रही सही ताकत भी झट से उसके शरीर से हवा की तरफ बाहर निकल गई और उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया। उस्ताद रंगास्वामी के साथ साथ नंदिनी, छोटे उस्ताद और बाकी के गार्ड्स भी हवा में उड़ते हुए कई फीट दूर जा गिरे। कुछ देर तक तबाही मचाने के बाद जब शिवा की सांसों से निकली हवा शांत हुई और कमरे की मिट्टी हटी तो सामने का नजारा देखकर जमीन पर गिरी नंदिनी और छोटे उस्ताद के होश उड़ गए। स्वामी खानदान का लिविंग रूम तहस नहस हो चुका था। कमरे का फर्नीचर टूटकर जमीन पर यहाँ वहां बिखर चुका था। जमीन पर एक कई मीटर लंबी और गहरी दरार आ चुकी थी और चारों तरफ बस रेत और मिट्टी का मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। जब उन लोगों ने उस दरार की सीध में कुछ मीटर आगे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उस्ताद रंगास्वामी दीवार पर
सीधे किसी चित्र की तरह लटके हुए थे। उस्ताद रंगास्वामी के बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा काला पड़ चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस चुकी थी और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उस्ताद रंगास्वामी की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक बार के लिए तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उनके जोर से खांसते ही नंदिनी और छोटे उस्ताद ने उन्हें पहचान लिया और चिल्लाते हुए एक स्वर में कहा, दादाजी, अरे कोई बचाओ उन्हें। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि अब उन्हें कोई भी बचा सकता है। उनकी उखड़ती सांसें और डूबती धड़कनें उनका हाल बयां कर रही थी। पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी वहां हुआ था, उसे देखकर वहां मौजूद लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उस्ताद रंगास्वामी की जिंदगी और मौत शिवा के हाथों में थी। कुछ देर पहले शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी को 20 साल पहले जैसा जवान और तंदुरुस्त बना दिया था और अब कुछ ही मिनटों में शिवा ने उन्हें फिर से मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। उन लोगों के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था कि कोई इंसान इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। हालांकि वहां मौजूद सभी लोग एक कुशल योद्धा थे जो अपनी तकनीक से बंदूक की गोली तक से बच सकते थे, लेकिन जो शिवा ने किया उसकी तो वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तभी जमीन पर गिरे एक गार्ड ने धीमे स्वर में कहा, ये सब उस शिवा ने किया है। उस गार्ड की बात सुनकर दूसरा गार्ड भी खड़ा हुआ और दूर से ही दोनों डरी हुई हालत में शिवा को देखने लगे। हालांकि उन दोनों के हाथों में बंदूक थी, लेकिन फिर भी उनमें शिवा पर निशाना लगाने की हिम्मत नहीं थी। वो तो केवल यही सोचकर घबरा रहे थे कि जो इंसान लोगों को हवा में उड़ाकर तूफान मचा सकता है, जिसकी सिर्फ एक फूंक से कई टन का लकड़ी का विशाल दरवाजा भी टूटकर बिखर सकता है, तो उसके सामने उनकी बंदूक क्या ही काम आएगी। शिवा के सामने वो खुद को बहुत ही छोटा और कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन इस सबसे शिवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी उस्ताद रंगास्वामी के धोखे की वजह से गुस्से में था। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। तो क्या ये था अंत उस्ताद रंगास्वामी का शिवा के हाथों? क्या शिवा और उस्ताद रंगास्वामी के बीच की लड़ाई यही खत्म हो गई, या फिर ये शुरुआत थी उनके बीच दुश्मनी की? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शिवा ने सीधा उस्ताद रंगास्वामी की आंखों में देखते हुए कहा, मैं अगर जीवन दे सकता हूं तो वही जीवन वापस ले भी सकता हूं। इतना कहकर शिवा ने एक नजर वहां मौजूद भीड़ की तरफ देखा, जो नंदिनी कुछ देर पहले तक उसके सामने बहुत ज्यादा आकर दिखा रही थी। अब वो भी सर झुकाकर कोने में छिपी हुई थी। हालांकि उस्ताद रंगास्वामी का शरीर जवाब दे चुका था और अब वो किसी भी वक्त मर सकता था, लेकिन फिर भी उसके मन का लालच अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस्ताद रंगास्वामी की नजर अब भी शिवा के हाथ में उन दिव्य फलों के गुच्छों पर थी, इसलिए उसने उन दिव्य फलों को देखते हुए हाथ बढ़ाकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसकी जबान ने उसका साथ नहीं दिया। ये देखकर शिवा फिर से गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, स्वामी खानदान के मुखिया, याद रखना, इन फलों पर तेरा कोई हक नहीं है, इसलिए इन्हें पाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना छोड़ दे, क्योंकि अब अगर तूने अपना हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी की तो मैं उस हाथ को काट दूंगा। मृत्यु शैया पर पड़े दर्द से कराहते उस्ताद रंगास्वामी ने
शिवा की बात नहीं मानी और धीरे धीरे अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाकर उस दिव्य फल तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी शिवा ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे एक खास तकनीक के जरिए दूर से ही उस्ताद रंगास्वामी की तरफ फेंक दिया और पलक झपकते ही रंगास्वामी की चीख निकल गई। शिवा का फेंका हुआ छोटा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे ही उस्ताद रंगास्वामी के हाथ पर लगा, उसका हाथ कटकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके कटे हुए हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन तभी अचानक उस भीड़ में से 2 गार्ड्स अपने हाथ में हथियार लेकर शिवा के सामने आ खड़े हुए। शिवा ने ऐसे हथियार इससे पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही उस हथियार को उसने पहचाना तो वो बुरी तरह से चौंक गया। शिवा का रास्ता रोककर खड़े उन दोनों गार्ड्स के हाथ का हथियार प्राचीन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके बनाया गया एक खास प्रकार का हथियार था, जिसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और इसके एक ही वार से आधुनिक रॉकेट और प्राचीन तीर एक साथ दागे जा सकते थे। कहा जाता है कि मैसूर के टीपू सुल्तान ने 18वीं शताब्दी में ऐसा ही एक खास हथियार बनाने की तकनीक विकसित की थी और उस तकनीक को पाने के लिए ही अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया था। हालांकि भगवान शेषनाग के वरदान की वजह से शिवा का शरीर वज्र का बन चुका था और उसे रॉकेट और तीर तो क्या, बड़ी से बड़ी मिसाइल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन उस्ताद रंगास्वामी के पास इस तरह की तकनीक होने की बात सोचकर शिवा चौंक गया। जैसे ही उन गार्ड्स ने वो हथियार चलाने के लिए अपने कांपते हाथों से ट्रिगर दबाने की कोशिश की, शिवा ने आसपास के मलबे में से कुछ पत्थरों के टुकड़े उठाए और मुस्कुराते हुए उन गार्ड्स को देखने लगा। अभी कुछ देर पहले ऐसे ही एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को फेंक कर शिवा उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट चुका था, इसलिए जब उन गार्ड्स ने शिवा के हाथ में दोबारा पत्थर के टुकड़े देखे तो उनके हाथ कांपने लगे और वो हड़बड़ाते हुए उस हथियार को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उन गार्ड्स के भागते ही शिवा ने तेज आवाज में ऐलान कर दिया, उस्ताद रंगास्वामी, अब तो तुम्हें समझ आ ही चुका होगा कि अगर मैं जान बचा सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। इस बार मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे स्वामी खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। जब शिवा नागलोक में था तो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धा भी शिवा के आगे कांपने लगते थे और आज धरती लोक पर कुछ साधारण से इंसानों ने उसे हराने की योजना बनाई थी। शिवा स्वामी खानदान की इस बेवकूफी भरी योजना के बारे में सोचते हुए कब उनकी दहलीज पार करके बाहर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। बाहर खुली हवा में आते ही उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दीवार के पीछे छिपकर उसका पीछा कर रहा है। शिवा ने चौंकते हुए जमीन पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाया और एक झटके से पलटकर उसे दीवार पर फेंक दिया। बिजली की गति से हवा को चीरता हुआ वो पत्थर का टुकड़ा जाकर सीधा अपने निशाने पर लगा और अचानक दीवार के पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर शिवा ने चौंकते हुए कहा, ओह, ये तो किसी जानवर की आवाज है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ और सोच पाता, एक सुनहरे रंग की पालतू लोमड़ी करहाती हुई शिवा के सामने आ गिरी। हालांकि उसे देखकर ये बताना मुश्किल था कि वो किस प्रजाति की लोमड़ी थी, लेकिन उसे देखते ही शिवा को उसमें एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगी। शिवा ने हैरान होते हुए कहा, देखने में तो ये जंगली लोमड़ी लग रही है। अजीब बात है, पता नहीं क्यों मुझे इसमें से दिव्य ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इतना कहते हुए शिवा ने आगे बढ़कर उस लोमड़ी को प्यार से अपनी गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो तुम्हारी मरहम पट्टी मैं ही करूंगा, लेकिन आगे से इस तरह मेरे पीछे मत आना, समझी? उस दिव्य लोमड़ी को अपनी गोद में लेकर शिवा तो वहां से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही अचानक उस घर की छत पर एक खूबसूरत लड़की की आकृति प्रकट हुई। लंबा कद, छरहरी काया, तीखे नैन नक्श और दूध सा गोरा रंग। देखने में उस खूबसूरत सी लड़की का कोई मुकाबला नहीं था।
या यूं कह लीजिए कि उसकी बस एक ही झलक काफी थी किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए। शिवा को देखकर उस खूबसूरत बला की रूहानी आंखों में एक डरावनी और खूबसूरत चमक आ गई। जाहिर है उसने वो सब देखा था जो शिवा ने उस्ताद रंगास्वामी और उसके गुंडों के साथ किया था। उस लड़की ने अपने मादक अंदाज में खुद ही से बातें करते हुए कहा, कौन था वो नौजवान? उसने तो हमें पहचान ही लिया था। उस्ताद रंगास्वामी को लगभग मौत के घाट उतार देने के बाद भी उसे डर नहीं लग रहा कि देविका उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगी। इतना कहकर वो वहीं खड़ी दूर से शिवा को जाते हुए देखने लगी। जब शिवा उसकी आंखों से ओझल हो गया तो उसने एक बार फिर खुद से कहा, तुम कितने अजीब हो अजनबी। अंदर तुम इतनी बेरहमी से लोगों को मार रहे थे और बाहर तुम मेरी उस पालतू सुनहरी लोमड़ी पर दया दिखा रहे थे। कुछ तो अलग है तुम में। मैं भैरवी तुम्हारे इस रहस्य का पता लगा कर रहूंगी। वहां से निकलकर जब तक शिवा उस जख्मी सुनहरी लोमड़ी को अपनी गोद में उठाए अपने घर पहुंचा तब तक सुबह के 9 बज चुके थे। उसने दूर से ही देखा कि मीनाक्षी घर की बालकनी में खड़ी यहाँ वहां चक्कर लगाती हुई किसी का इंतजार कर रही थी। उसने कार्टून कैरेक्टर के प्रिंट वाला एक लुभावना सा नाइट गाउन पहना हुआ था जिसके पारदर्शी कपड़े में उसका छरहरा बदन और खूबसूरत लंबे पैर दूर से ही नजर आ रहे थे। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा ने दूर से ही चिल्लाते हुए पूछा, अरे मीनू, तुम वहां क्या कर रही हो? शिवा को देखते ही मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने वहीं से चिल्लाते हुए कहा, भैया। इतना कहकर मीनाक्षी दौड़ती हुई शिवा के पास आई और प्यार से शिवा की छाती पर हल्के हाथ से एक घूंसा जमाती हुई बोली, कहाँ चले गए थे आप? पता है मैं और पापा कितना डर गए थे। हमें तो लगा कहीं आप रास्ता ना भटक गए हो या फिर पता नहीं किसी ने आपको पकड़ तो नहीं लिया। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। इतना कहते कहते मीनाक्षी सुबक सुबक कर रोने लगी। शिवा ने आगे बढ़कर मीनाक्षी के आंसू पोंछे और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तो इसका मतलब है मेरा लिखा हुआ नोट तुम्हें नहीं मिला। अच्छा बाबा, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। आप चुप हो जाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने नाश्ता किया? मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लगी है। आओ चलो पहले हम कुछ खाने चलते हैं। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और दादी अम्मा की तरह शिवा को डांट लगाते हुए कहा, क्या कुछ खाने चलते हैं? सुबह से आपकी चिंता में मैंने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। ब्रश करना तो छोड़ो, मैंने अभी तक अपना मुंह भी नहीं धोया है। शिवा और मीनाक्षी दोनों सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे कि तभी अचानक वहां एक टैक्सी आकर रुकी और उसके ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से पहले ही खुशी से चिल्लाते हुए कहा, शिवा, मेरे बेटे। जैसे ही शिवा ने जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसने तुरंत पलट कर देखा। सामने चेहरे पर बिखरे लंबे बाल और एक गंदा सा लंबा कोट पहने उसके पिता नारायण शास्त्री टैक्सी से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे थे। शिवा अपने पिता को एक लंबे अरसे के बाद देख रहा था। हालांकि उनके चेहरे पर शिवा से मिलने की खुशी साफ साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी धसी हुई आंखें, सर के सफेद बाल, गहरा रंग और झुकी हुई कमर चिल्ला चिल्ला कर उनके दुख और संघर्ष की कहानी कह रहे थे। पिछले 2 सालों में शिवा के पिता अपनी उम्र से लगभग 10 साल ज्यादा बूढ़े दिखने लगे थे। उन्हें देखते ही शिवा ने खुशी से चहकते हुए कहा, पापा। लेकिन इतना कहते ही शिवा का गला भर आया और उसका शरीर कांपने लगा। कहते हैं खून के रिश्तों से गहरा इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं होता। आज शिवा को इस कहावत का असली मतलब समझ आ रहा था। जब शिवा बहुत छोटा था तो एक रात उसकी माँ उन्हें छोड़कर कहीं चली गई। उसके बाद से कभी उनकी कोई खबर नहीं आई, लेकिन उनके जाते ही शिवा के पिता ने शिवा और मीनाक्षी की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और उन्हें कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज 2 साल बाद अपने पिता को सामने देखते ही शिवा की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगाते हुए भरे गले से टूटे फूटे शब्दों में कहा, पापा, मैं वापस आ गया हूँ। आप कैसे हैं? अपने पिता को गले लगाते ही शिवा को उनके कपड़ों से ट्रैफिक के धुएं की महक आने लगी।
उसने देखा कि टैक्सी चला चला कर उनके हाथों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके माथे पर शिकन का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नारायण शास्त्री पुराने ख्यालों के मगजहीन इंसान थे। शुरू से ही उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करना टेढ़ी खीर जैसा था। इसीलिए जब शिवा ने सरेआम उन्हें अपने गले से लगाया तो वो झेंपते हुए असहज हो गए। उन्होंने शिवा को खुद से दूर करते हुए मुस्कुराकर हड़बड़ाते हुए कहा, वो बेटा, मेरे कपड़े गंदे हैं ना, तो तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। शिवा अपने पिता की आदत जानता था, इसलिए उसने चुपचाप मुस्कुराते हुए हामी में अपना सिर हिलाया। तभी उनके बगल में खड़ी मीनाक्षी ने नारायण शास्त्री के हाथ पर लगी मिट्टी झाड़ते हुए कहा, पापा, ये आज आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए और हाथों पर ये मिट्टी कैसे लगी? मीनाक्षी की बात सुनकर नारायण शास्त्री शर्मिंदा हो गए। उन्होंने खिसियाते हुए कहा, अरे वो शिवा को ढूंढते ढूंढते मैं नदी तक चला गया था। वहां की मिट्टी गीली थी तो मेरा पैर फिसल गया और सारे कपड़े गंदे हो गए। अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और घर चलो, बाकी की बातें घर पर करते हैं। हालांकि नारायण शास्त्री ने मीनाक्षी से कहा तो घर चलने के लिए था, लेकिन वो जानबूझकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जो भी मिलता वो उसे अपने बेटे के ठीक होने का रौब झाड़ते हुए कहते, अरे ओ मुरुगन अन्ना, तुमने नाश्ता किया? ये देखो मेरा बेटा शिवा है। अरे निर्मला अम्मा, आपकी तबीयत कैसी है? घुटनों का दर्द ठीक हुआ? ये देखो मेरा बेटा शिवा और मेरी बेटी मीनाक्षी, कितना चमक रहा है ना, ये ठीक हो गया है। वैसे इसे तो ठीक होना ही था, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मेरा बेटा हमेशा कोमा में थोड़ा न रहने वाला है। अरे बचपन से ही बहुत होशियार है मेरा शिवा। अरे ओ मुत्तू, रुक रुक, कहाँ जा रहा है? ये देख मेरा बेटा शिवा, ये ठीक हो गया है। अब तो इसे किसी उल्टे सीधे नाम से मत बुलाना और इसको परेशान मत करना, समझा? हालांकि उनके पीछे चुपचाप चलता शिवा अपनी तरफ से सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन गहरी उदासी से भर चुका था। इतने सालों में उसके पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया था, पर आज तक उन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी। लेकिन अब शिवा का वक्त बदल चुका था। उसके पास 5 मुंह वाले दिव्य नाग के खून से सने बरगद के 10 दिव्य फल अब भी बाकी थे। उन फलों के अलावा अब शिवा के पास 1 करोड़ रुपए भी थे, जिससे वो जल्द ही अपने परिवार की जिंदगी बदलने वाला था। तो क्या अब शिवा और उसके परिवार की मुसीबतें खत्म होने वाली थी, या फिर उन पर कोई नई मुसीबत आने वाली है? शिवा के जाने के बाद उस्ताद रंगास्वामी की छत पर प्रकट हुई दिव्य लड़की भैरवी आखिर कौन थी, और वो शिवा का पीछा क्यों कर रही थी? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। नारायण शास्त्री आज बहुत खुश थे। 2 साल बाद उनका बेटा ठीक होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, और उनकी ये खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो हर राह चलते को रोककर उसे पूरे उत्साह से शिवा के बारे में ऐसे बता रहे थे मानो वो चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बता देना चाहते थे कि अब